दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई मॉरल स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। साथ में एक बहुत ही अच्छा मॉरल है कहानी के एंड में। उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है और हम किस तरह से इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, आप बड़ी ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कनिंग वाइफ। दोस्तों, कनिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, धूर्त। उसे कनिंग कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द कनिंग वाइफ मतलब कि चालाक पत्नी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें ज़रूर नोट करें। उसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A Brahmin of Brahmpura had to hear a lot of nasty things from his kith and kin because of his quarrelsome wife। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी भी प्रकार की विवशता को दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। विवशता को दर्शाने के लिए, किसी भी मजबूरी को दिखाने के लिए साथ में फर्स्ट होम लगानी पड़ती है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? अब ब्राह्मण ऑफ ब्रह्मपुरा, एक ब्राह्मण ब्रह्मपुरा का, हैड टू हियर सुननी पड़ती थी, अ लॉट ऑफ नेस्टी थिंग्स। नेस्टी मतलब बुरी, बहुत गलत चीज़ों को सुनना पड़ता था, गलत चीज़ों को सुनना पड़ता था। फ्रॉम हिज किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब होता है नाते रिश्तेदार, अपने नाते रिश्तेदारों से। बिकॉज ऑफ हिज क्वेरलसम वाइफ। दोस्तों, क्वेरलसम एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है झगड़ालू, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। बिकॉज ऑफ हिज क्वेरलसम वाइफ, अपनी झगड़ालू पत्नी के कारण। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक जो ब्रह्मपुरा के जो ब्राह्मण थे उन्हें बहुत गलत उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती थी अपने नाते रिश्तेदारों से। बिकॉज ऑफ हिज क्वेरलसम वाइफ, अपनी झगड़ालू पत्नी के कारण। नो वन लाइक्ड टू टॉक टू हिम। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। नो वन मतलब कोई नहीं। नो वन लाइक्ड टू टॉक टू हिम, कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। इंसल्टेड एंड निग्लेक्टेड बाय अदर्स, द ब्राह्मण लेफ्ट हिज एंसेस्ट्रल विलेज विद हिज वाइफ। क्या अर्थ हुआ? इंसल्टेड एंड नेग्लेक्टेड। दोस्तों, ये दोनों एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए गए। इंसल्टेड मतलब अपमानित और निग्लेक्टेड का मतलब था उपेक्षित। तो क्या अर्थ हुआ? इंसल्टेड एंड निग्लेक्टेड मतलब कि अपमानित और उपेक्षित होकर, बाय अदर्स दूसरों के द्वारा, द ब्राह्मण लेफ्ट हिज एंसेस्ट्रल विलेज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लीव मतलब होता है छोड़ना, सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। ब्राह्मण लेफ्ट हिज एंसेस्ट्रल विलेज, जो ब्राह्मण था उसने अपना पैतृक गांव था वो छोड़ दिया, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। आफ्टर अ डेज ट्रेवल, यहाँ डे के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब काकी के, जब हम किसी नाम व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। आफ्टर अ डेज ट्रेवल मतलब एक दिन की यात्रा के बाद। द कपल स्टॉप्ड, ये जो मतलब कि जो दंपत्ति थी, कपल मतलब जोड़ा, दंपत्ति ये जो दंपत्ति थी, स्टॉप्ड वो रुक गए, फॉर द नाइट एक रात के लिए, एट ए सेफ स्पॉट एक सुरक्षित स्थान पर वो उस रात के लिए रुक गए। द ब्राह्मण लेफ्ट टू अरेंज फॉर देयर फूड, जो ब्राह्मण था वो चला गया, टू अरेंज फॉर देयर फूड अपने खाने का, उनके खाने का, अपने खाने का प्रबंध करने के लिए वो चला गया। ऑन हिज रिटर्न मतलब कि उसके लौटने पर, ही फाउंड उसने पाया, हिज वाइफ डेड उसने अपनी पत्नी को मृत पाया। और दोस्तों, डेड को यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। ही सैट डाउन, और ये सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट, ही सैट डाउन वो नीचे बैठ गया। एंड वेल्ड, और वो विलाप करने लगा, मतलब कि उसने विलाप किया। देन फिर ही हर्ड अ डिवाइन प्रोनाउंसमेंट, और दोस्तों डिवाइन का मतलब था दैवीय। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है
जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड, देन फिर ही हर्ड उसने सुनी, अ डिवाइन प्रोनाउंसमेंट उसने एक दैवीय आवाज़ को, एक दैवीय कह सकते हैं कि जो आवाज़ थी, प्रोनाउंसमेंट थी, उसको उसने सुना। ब्राह्मण इफ़ यू अग्री यदि आप सहमत हो, टू स्पेयर हाफ ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ, स्पेयर का मतलब छोड़ना, बख्शना किसी को। तो आवाज़ में क्या था कि इफ़ यू अग्री यदि आप सहमत हो, टू स्पेयर हाफ ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ यदि आप अपने आधे बचे हुए जीवन को देना चाहते हो, स्पेयर करना चाहते हो मतलब छोड़ना चाहते हो, टू योर वाइफ अपनी पत्नी को, वी कैन रिवाइव हर हम इसे रिवाइव कर सकते हैं। रिवाइव का मतलब होता है किसी को दोबारा से जीवित करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसको क्या कहा गया कि ब्राह्मण यदि आप सहमत हो अपने आधा जो बचा हुआ जीवन है उसे अपनी पत्नी के लिए छोड़ने के लिए, तो उसको स्पेयर करने के लिए, छोड़ने के लिए, टू योर वाइफ वी कैन रिवाइव हर हम आपकी पत्नी को जीवित कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण लव्ड हिज वाइफ वेरी डियरली, जो ब्राह्मण था वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उससे प्रेम करता था। ही एट वंस मतलब तुरंत, मतलब ही एट वंस प्लेस्ड एंड हिज वाइफ केम अलाइव। और दोस्तों प्लेज का मतलब होता है कुछ गिरवी रखना, किसी चीज़ की ज़मानत देना या फिर कोई प्रतिज्ञा करना। ही एट वंस प्लेस्ड मतलब तुरंत उसने प्रतिज्ञा की, एंड हिज वाइफ केम अलाइव जो उसकी पत्नी थी वो कम अलाइव मतलब जीवित हो जाना, सेकंड फॉर्म केम अलाइव, और उसकी पत्नी जीवित हो गई। ही टोल्ड हिज वाइफ नथिंग उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया, अबाउट इट इस बारे में, एंड बोथ स्लेप्ट और वो दोनों सो गए, आफ्टर ईटिंग फूड खाना खाने के बाद। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम मोर ट्रैवल मतलब थोड़ी और यात्रा के बाद, दे अगेन कैम्प्ड एट अ सेफ प्लेस। दे मतलब वे या वे लोग। दोस्तों दे का प्रयोग जब किया जाता है जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, जो कि एक प्लूरल नाउन है जिसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग। और कैंप का मतलब होता है कहीं पर डेरा डालना। दे अगेन कैम्प्ड उन्होंने दोबारा डेरा डाला, एट ए सेफ प्लेस एक सुरक्षित स्थान पर। आफ्टर डिपोजिटिंग हिज वाइफ एट ए सेफ प्लेस, डिपोजिट मतलब रखना, मतलब अपनी पत्नी को एक अच्छी जगह पर मतलब कि सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद, ही वेंट अवे वो चला गया, टू अरेंज फॉर फूड वो खाने का प्रबंध करने के लिए चला गया। मीनवाइल मतलब कि इस दौरान, द वुमेन सॉ अ हैंडसम बट लेम यंग मैन सिंगिंग बाय द साइड ऑफ ए वेल। क्या मतलब हुआ? मीनवाइल मतलब कि इस दौरान, द वुमेन सॉ अ हैंडसम बट लेम यंग मैन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो मतलब इस दौरान, द वुमेन सो हैंडसम मतलब कि एक जो महिला थी उसने देखा एक सुंदर, हैंडसम मतलब एक सुंदर, बट लेम यंग मैन, लेम का मतलब लंगड़ा, सुंदर लेकिन एक लंगड़ा जो आदमी था, यंग मैन था, नवयुवक था, उसको देखा सिंगिंग गाते हुए, बाय द साइड ऑफ ए वेल एक कुएं के किनारे उसको गाते हुए देखा। शी फेल इन लव विद हिम, फॉल इन लव का मतलब किसी से प्यार हो जाना, सेकंड फॉर्म फेल इन लव। शी फेल इन लव विद हिम मतलब उससे प्यार हो गया। द वुमेन वेंट टू द यंग मैन, जो महिला थी वेंट टू द यंग मैन वो उस जवान युवक के पास गई, एंड एक्सप्रेस्ड हर विश टू हैव हिम एज ए लवर, और एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, और उसने व्यक्त किया हर विश अपनी इच्छा को उसने व्यक्त की, टू हैव हिम उसको पाने की, एज ए लवर अपने प्रेमी के रूप में। चलिए आगे देखिए। द यंग मैन वॉज कन्फ्यूज, जो यंग मैन था, जो ये नवयुवक था वो भ्रमित था। एट फर्स्ट पहले वो भ्रमित हुआ, बट अग्रीड लेकिन वो सहमत हो गया। व्हेन द वुमेन बैक जब जो महिला थी उसने बहुत ज़्यादा विनती की, फॉर इट इसके लिए। शी टुक आ वो टू मेक द यंग मैन हर हस्बैंड, वो का मतलब होता है कोई प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना, और टेक की सेकंड फॉर्म टुक, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। शी टुक है वो, और उसने एक शपथ ली, टू मेक द यंग मैन उस नवयुवक को बनाने की, हर हस्बैंड उस नवयुवक को अपना पति बनाने की। एंड परसुएडेड हिम, परसुएड का मतलब मनाना, सेकंड फॉर्म परसुएडेड, एंड परसुएडेड हिम और उसको मना लिया, टू स्टे विद हर और उसने उसे अपने साथ रहने के लिए मना लिया। चलिए आगे देखिए। When the Brahmin
रिटर्न, जो जब व्हेन द ब्राह्मण, व्हेन मतलब जब, व्हेन द ब्राह्मण रिटर्न, जो जब ब्राह्मण वापस आया, एंड दे सैट डाउन टू ईट, और जब वो खाना खाने के लिए बैठे, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से अनुरोध किया, टू गिव फूड टू द यंग मैन, उसने अपने पति से उस नवयुवक को, और टू मतलब भी, और उसने अपने पति से उस नवयुवक को भी खाना देने को कहा। द ब्राह्मण गेव सम फूड टू हिम, जो ब्राह्मण था उसने थोड़ा जो भोजन था, खाना था, वो उसने उसको दे दिया। आउट ऑफ मर्सी, आउट ऑफ मर्सी मतलब दया से, मतलब कि दया के कारण उसने थोड़ा सा खाना उसे दे दिया। वाइल प्रिपेयरिंग टू लीव द वुमेन वांटेड टू टेक द यंग मैन अलोंग, क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, वांट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड, और यहाँ एक और वर्ब को जोड़कर वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ करना होता है, और टू के बाद आपको अगली जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो टेक मतलब ले जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वाइल प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना, वाइल प्रिपेयरिंग टू लीव मतलब जब वो जाने की तैयारी कर रहे थे उस दौरान, द वुमेन वांटेड टू टेक द यंग मैन अलोंग, जो महिला थी वो उस यंग मैन को, नवयुवक को साथ ले जाना चाहती थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सी एक्सरसाइज देता हूँ। मैं आपको दो वाक्य दूंगा और वो दोनों ही वाक्यों के अंदर आपको दो वर्ब का प्रयोग करना होगा, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, वह कार खरीदना चाहता था। मैं आई रिपीट द सेंटेंस, वह कार खरीदना चाहता था। तो दोस्तों ये जो मैंने वाक्य दिया है आपको, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जिसके अंदर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसको ट्रांसलेट करना है और एक और वाक्य लिख लीजिए आप, वह कार नहीं खरीदना चाहता था। दोस्तों ये भी जो वाक्य है इसमें दो वर्ब का प्रयोग किया गया है, और ये जो दूसरा वाक्य है ये नेगेटिव है। तो आपको इन दोनों सेंटेंसेस को बनाना और उन्हें कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना है। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण ऑब्जेक्टेड, दोस्तों ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपत्ति करना किसी बात पर। सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्टेड, द ब्राह्मण ऑब्जेक्टेड, जो ब्राह्मण था उसने इस चीज़ का विरोध किया, उसने इस पर आपत्ति जताई, आपत्ति की। वी हैव टू मच लगेज टू कैरी, कैरी मतलब ढोना, तो उसने क्या कहा, वी हैव टू मच लगेज टू कैरी, और लगेज का मतलब होता है सामान वगैरह, जो भी हम यात्रा करते हैं उसके दौरान जो सामान होता है उसे लगेज कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि हमारे पास ढोने के लिए बहुत सारा सामान है। हु वुड कैरी दिस लेम पर्सन, और लेम का मतलब लंगड़ा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताई दी थी इसकी मीनिंग। हु वुड कैरी दिस लेम पर्सन मतलब इस लंगड़े आदमी को, इस लंगड़े व्यक्ति को कौन ढोएगा, इसको कौन ढोएगा। चलिए आगे देखिए। आई विल कैरी हिम इन ए बॉक्स, दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ विल का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर गागेगी जिसे शब्द आएंगे, इस तरह के वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और बॉक्स का मतलब संदूक। तो उसने क्या कहा, आई विल कैरी हिम इन ए बॉक्स मतलब मैं इसे एक बॉक्स में, संदूक में ढोऊंगी, मतलब ले जाऊंगी। प्लीज़ डोंट से नो, कृपया ना मत कहिए। शी प्लीडेड, प्लीड मतलब विनती करना। शी प्लीडेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से विनती की। बिकॉज द ब्राह्मण लव्ड हर, क्योंकि जो ब्राह्मण था वो उससे प्यार करता था, सो इसलिए ही अलाउड द लेम पर्सन टू कम अलोंग, इसलिए उसने उस लंगड़े आदमी को, लंगड़े व्यक्ति को अनुमति दी। टू कम अलोंग, साथ चलने की उसने उसे अनुमति दी। आगे देखिए। एंड दे सेट आउट फॉर द नेक्स्ट विलेज, दे मतलब वे या वे लोग, एंड दे सेट आउट फॉर द नेक्स्ट विलेज, और फिर वो अगले गांव के लिए निकल पड़े। द वुमेन कैरिड हर लवर ऑन हर हेड क्लोज्ड इन ए बॉक्स, जो महिला थी वो ले जा मतलब कि उसने ढोया हर लवर अपने प्रेमी को, ऑन हर हेड अपने सर पर, क्लोज्ड इन ए बॉक्स जो कि बंद था, इन ए बॉक्स एक संदूक में। इन द इवनिंग मतलब कि शाम को, द वुमेन पुट द बॉक्स डाउन, जो महिला थी उसने उस बॉक्स को नीचे रख दिया, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, एंड सेट डाउन टू रेस्ट, और वो नीचे बैठ गई टू रेस्ट आराम करने के लिए। शी सेंट हर हस्बैंड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई वेल, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेंड मतलब भेजना, SEND, सेकंड फॉर्म है सेंड। तो क्या अर्थ हुआ, शी सेंट हर हस्बैंड, उसने अपने पति को भेज दिया, टू ब्रिंग वाटर, ब्रिंग मतलब लाना, टू ब्रिंग वाटर पानी लाने के लिए, फ्रॉम द नियर बाई वेल नज़दीकी कुएं से उसने अपने पति को पानी लाने के लिए भेज दिया।
When the Brahmin was drawing water, ड्रॉ मतलब खींचना, लाना. When the Brahmin was drawing water, जब जो ब्राह्मण था वो पानी खींच रहा था. His wife came, जो उसकी पत्नी थी वो आई. क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से. दोस्तों ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब की सबसे अच्छी पहचान है कि आप उसे कैसे पहचानेंगे. आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं. तो इस तरह से आप एडवर्ब को पहचान सकते हैं. और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है. तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? When the Brahmin was drawing water, जब ब्राह्मण पानी को खींच रहा था. His wife came, और यहाँ खींचने का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि हमने कहानी के अंदर देखा कि जो ब्राह्मण था वो कुएं पे की तरफ गया था पानी लाने के लिए, और जाहिर सी बात है कुएं से पानी रस्सी के माध्यम से ही खींचा जाता है, इसलिए यहाँ पर ड्रो शब्द का यूज किया गया है. When the Brahmin was drawing water, जब ब्राह्मण था वो पानी को खींच रहा था. His wife came quietly from behind, उसकी पत्नी चुपके से मतलब खामोशी से पीछे से आई. फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से. एंड पुश्ड हिम, और उसको धक्का दे दिया. इनटू द वेल, और उसे कुएं में धक्का दे दिया. एंड फ्रॉम देयर ऑन, और फिर वहाँ से शी डिपार्टेड. डिपार्ट का मतलब रवाना हो जाना, निकल जाना. सेकेंड फॉर्म है डिपार्टेड. डिपार्ट फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म डिपार्टेड. तो आप इसे नोट कर लीजिए, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है. एंड फ्रॉम देयर ऑन, और फिर वहाँ से शी डिपार्टेड विद द बॉक्स, वो उस बॉक्स के साथ चली गई. आगे देखिए. एट द सिटी ऑक्ट्री पोस्ट द गार्ड्स सीज द बॉक्स. ऑक्ट्री पोस्ट का मतलब होता है जो शहर की निगरानी के लिए या फिर सुरक्षा के लिए जो पोस्ट बनी होती हैं उसे ऑक्ट्री पोस्ट कहा जाता है. तो क्या अर्थ हुआ कि शहर में जो पोस्ट थी, द गार्ड सीज द बॉक्स, जो गार्ड से सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने बॉक्स को पकड़ लिया. सीज कर लिया मतलब पकड़ लिया. एंड टुक हर टू द जज, और उसे जज के पास ले गए. दे फाउंड अ लेम यंग मैन इनसाइड द बॉक्स, और उन्होंने वो एक लंगड़े नव युवक को उसके अंदर पाया. द वुमेन वेल्ड एंड एक्सप्लेन, जो महिला थी वो रोई और उसने कहा, सर श्रीमान, द यंग मैन इज़ माई हस्बैंड, जो नव युवक है वो मेरा पति है. द पीपल ऑफ माई कास्ट, जो लोग हैं मेरी जाति के, आर आफ्टर इज लाइफ, वो इसके जीवन के पीछे हैं, मतलब इसको मारना चाहते हैं. आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर. टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ, इसके जीवन को बचाने के लिए. द जज टुक पिटी ऑन हर एंड सेड, और दोस्तों टेक पिटी मतलब दया आना, सेकंड फ्रॉम टुक, और पिटी जो है उसका वो एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दया. तो क्या अर्थ हुआ? द जज टुक पिटी ऑन हर एंड सेड, मतलब कि जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, उनको उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने कहा, वी विल गिव प्रोटेक्शन टू योर हस्बैंड इन दिस सिटी. और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का प्रयोग किया गया है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई. तो उन्होंने क्या कहा? वी विल गिव प्रोटेक्शन टू योर हस्बैंड इन दिस सिटी, मतलब हम इस शहर में आपके पति को सुरक्षा देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, सुरक्षा देंगे. द बॉक्स एंड द लेम यंग मैन वॉज गिवन बैक टू द वुमेन. दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है. और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है. उसके अलावा आप यहाँ पर एक और चीज़ को नोट कर लीजिए. यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना है. और यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होगा तब हमें वहाँ वर का प्रयोग करना होता है, और साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है. तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट के अंदर पैसिव वॉइस में वाक्य बना सकते हैं. चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक एक्सरसाइज देता हूँ, एक वाक्य मैं आपको देता हूँ जो कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है. आप उसे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएं. तो आप उस वाक्य को नोट कर लीजिए. उसकी मदद नहीं की गई. आई रिपीट द सेंटेंस, उसकी मदद नहीं की गई. तो दोस्तों जो मैंने आपको ये वाक्य दिया ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है पैसिव वॉइस में. तो आप इसे जरूर बनाएं और इसे कमेंट में बताएं. चलिए यहाँ से देख लेते हैं अब इसकी क्या अर्थ हुआ. द बॉक्स एंड द लेम यंग मैन वॉज गिवन बैक टू द वुमेन, मतलब जो बॉक्स था, संदूक था, और वो जो लंगड़ा नवयुवक था, जवान आदमी था, वॉज गिवन बैक टू द वुमेन, वो उस महिला को वापस कर दिए गए. मीन वाइल इस दौरान द ब्राह्मण हैड मैनेज टू एस्केप. और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ है, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है. इस दौरान जो ब्राह्मण था वो और एस्केप मतलब बच निकलना, वो वहाँ से फ्रॉम द वेल, वो उस वेल से, कुएं से बच निकलने में कामयाब हो गया. एंड अराइव्ड देयर, और वो वहाँ आ गया. सीइंग हर हस्बैंड,
मतलब सीइंग हर हस्बैंड द इविल वुमेन स्क्रीम, अपने पति को देखकर ये जो इविल वुमेन थी, जो बुरी महिला थी, स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, हेयर कम्स माई हस्बैंड्स एनिमी, मतलब कि ये जो है वो मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का दुश्मन है, प्रोटेक्ट अस, हमें बचाइए। शी इज़ माई वाइफ द ब्राह्मण क्लेम्ड, क्लेम मतलब दावा करना, सेकंड फ्रॉम क्लेम्ड, जो ब्राह्मण था उसने दावा किया, शी इज़ माई वाइफ, ही मेरी पत्नी है। ही इज़ अ लायर, ये झूठा है। ही इज़ आर एनिमी, ये हमारा दुश्मन है। द वुमेन क्राइड, महिला चिल्लाई। हर वर्ड्स पेंड द ब्राह्मण, और जो उसके शब्द थे उसने ब्राह्मण को दुखा दिया। मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जैसा हमने देखा कि ब्राह्मण जो था उसने अपनी पत्नी के लिए ही सब कुछ किया था, लेकिन जब उसकी पत्नी ने ये कहा कि ये मतलब कि हमारा दुश्मन है, तो इन शब्दों से वो बिल्कुल टूट गया, उसे बड़ा दुख हुआ था। हर वर्ड्स पेंड द ब्राह्मण, मतलब इन शब्दों ने ब्राह्मण को बहुत दुखी किया। ही सैड, उसने कहा, टू द जज से, इन अ सैड वॉइस, एक दुखी आवाज़ में, एक उदास स्वर में उसने जज से कहा, माई लॉर्ड, स्वामी, इफ़ शी इज़ नॉट माई वाइफ, यदि ये मेरी पत्नी नहीं है, दैन फिर शी मस्ट रिटर्न, फिर इसे अवश्य ही रिटर्न कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। वॉट आई हैड प्लेस टू हर, जो मैंने इसको दिया था, मतलब जो मैंने इसको मतलब इसके लिए गिरवी रखा था, वो इसे मुझे वापस कर देना चाहिए। आई डोंट ओ हिम एनीथिंग, ओ का मतलब ऋणी होना, कर्जदार होना। आई डोंट ओ हिम एनीथिंग, मतलब मैं, मेरे पर इसका कोई भी कर्ज नहीं है, मतलब मैं इसकी कर्जदार नहीं हूँ। स्टिल, फिर भी, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, स्टिल मतलब अभी भी या फिर भी, इसे स्टिल कहा जाता है। स्टिल, फिर भी, इफ़ देयर इज़ सम सच प्लेस्ड थिंग्स, मतलब फिर भी यदि कुछ ऐसी गिरवी रखी हुई चीज़ें हैं, ही मे गेट इट बैक, ये इन्हें वापस ले सकता है। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। एज सुन एज शी सैड दीज वर्ड्स, मतलब जैसे ही उसने इन शब्दों को कहा, द एज प्लेज टू हर, जो आयु थी जो उसको दी गई थी, बाय द ब्राह्मण, ब्राह्मण के द्वारा, वेंट बैक टू हिम, वो उसके पास वापस चली गई। एंड द वुमेन डाइड इंस्टेंटली, और जो महिला थी उसकी मृत्यु हो गई तुरंत। एवरी वन वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज, और हर कोई जो था वो हैरान था और भ्रमित था। कन्फ्यूज मतलब भ्रमित होना। नो वन अंडरस्टूड, कोई भी नहीं समझा, वाई द वुमेन डाइड इंस्टेंटली, की जो महिला है उसकी तुरंत वो उसकी मृत्यु क्यों हो गई। द जज, द गार्ड्स, जो जज थे और जो गार्ड्स थे, सुरक्षाकर्मी, एंड द लेम यंग मैन, और जो लंगड़ा जवान आदमी था, आस्क्ड द ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, टू रिवील द मिस्ट्री, उन्होंने ब्राह्मण को रिवील करने को कहा। रिवील का मतलब जाहिर करना, किसी का खुलासा करना, द मिस्ट्री मतलब रहस्य। तो ये जितने भी लोग थे, जज हो गए, गार्ड, और वो जो लंगड़ा व्यक्ति था, उसने उस ब्राह्मण को ये जो मिस्ट्री थी, ये जो रहस्य था, इसका खुलासा करने को कहा। ही नरेटेड द टेल एंड रिमार्क्ड, और उसने फिर ये जो टेल थी, ये कहानी थी, उसको उसने सुनाया और उसने टिप्पणी की, नथिंग इज़ मोर फुलिश, मतलब इससे ज़्यादा कोई भी मूर्खता का काम नहीं है, दैन ट्रस्टिंग एन ईविल वुमेन। तो उसने क्या कहा कि किसी बुरी महिला के ऊपर विश्वास करने से ज़्यादा मूर्खता से बड़ी मूर्खता कोई और नहीं है। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो गिस्ट है, द गिस्ट, जिसे हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या निष्कर्ष है। ईविल पीपल हैव नो कैरेक्टर, जो बुरे लोग होते हैं उनका कोई चरित्र नहीं होता है। द ब्राह्मण गेव अवे हाफ ऑफ हिज लाइफ टू हिज वाइफ, जो ब्राह्मण था उसने अपना आधा जीवन पत्नी को दे दिया। हु कुड नॉट इवन स्टे फेथफुल टू हिम, जो उसके प्रति वफादार भी नहीं रह सकी। गेट रीड ऑफ सच इविल पीपल एज सुन एज पीपल, और इस तरह के लोगों से जल्दी पीछा छुड़ाएं। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, तो इसका क्या अर्थ हुआ, गेट रीड ऑफ सच पीपल एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से, ऐसे बुरे लोगों से पीछा छुड़ाएं। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और आज की स्टोरी में मैंने कोशिश की कि इसको जल्दी जल्दी थोड़ा ट्रांसलेट करने की, और जहाँ मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर भी समझाए। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बिल्कुल ही एक अगर डिटेल में करो तो स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप इतनी लंबी स्टोरी मत बनाइए, थोड़ा सा, कई लोग टाइम नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह की वीडियो कवर करूं कि जो मेन वर्ड हैं उसको भी मैं आपको मीनिंग बता दूं, साथ में जो ट्रांसलेशन का काम है वो भी हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप कोई भी वीडियो को लाइक करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं तो इस जो वीडियोस होती है उसको अच्छी रीच मिलती है और भी लोगों तक पहुंचती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, लाइक करना ना भूलें। और उसके अलावा यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।